नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शाइस सामन अख्तर आज आपके सामने ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी की तरफ से फिर से सीटेट पेपर 1 ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट नोट्स लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही नहीं करवाती, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी आपको बताती हूँ। और जो भी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। ईवीएस की पढ़ाई देखिए कुछ इस तरह से नहीं करनी कि आपको बर्डन लेके रखना है अपने सर पे, या फिर आप ऐसे परेशान हो रहे कि अरे मैंने याद कैसे करना है। ईवीएस मेनली आपका जो आपने अवेयरनेस आप कितने हैं आप अपने एनवायरनमेंट को लेके, आपकी ये चीज़ें चेक करता है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 6 से 11 साल तक के बच्चों की जो आईक्यू लेवल होता है उससे रिलेटेड ये सारा आपका पेपर 1 होता है। ठीक है, तो चलिए हम ईवीएस का अपना आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको पहला चीज़ नज़र आ रहा होगा, सरकारी कानून। ठीक है, सरकारी कानून लिखा हुआ है, प्रश्न है ये, और ये पिछले आपके पेपर्स में भी आया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, आपके क्वेश्चन पेपर से भी रिलेटेड है और ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है। मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा सा परेशानी हो रही है। सरकारी कानून कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर नहीं रख सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत है। देखिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं पर्यावरण से रिलेटेड और आपके जंगलों से रिलेटेड, वन्य जीव से रिलेटेड, जंगल जीव में रहने वाले जानवरों से रिलेटेड, ये सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ अधिनियम एक्ट पास किए गए हैं। उससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सांप को पकड़कर नहीं रख सकता तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत है। सांप को पकड़ के आप नहीं रख सकते, इलीगल होता है अब। ठीक है, पहले तो सांप सपेरे के पास होता था पर अब वो सब इलीगल हो गया है। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैविक विविधता अधिनियम 2002, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य संरक्षण अधिनियम 1980। तो देखिए ये जो पॉइंट है कि कौन सा आप जानवरों को पकड़कर नहीं रख सकते या सांप को पकड़कर नहीं रख सकते, तो ये वन्य जीव। पर्यावरण तो देखिए आपका इन्वायरमेंट है, जैविक आपका इकोसिस्टम रिलेटेड है, वन संरक्षण फॉरेस्ट है, आप समझ ही पा रहे हो वनों से रिलेटेड होगा। तो वन्य जीव है, जाहिर सी बात है कि वनों के जीव यानी कि आपके जो भी जीव जंतु है वो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आएंगे। थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट मैं अधिनियम से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 9 सितंबर 1972 में, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो 9 सितंबर 1972 में लागू हुआ। कि किस लिए हुआ भाई, इसके 2 पॉइंट मैंने लिखे हुए मोटे मोटे, कि पशुओं को शिकार से बचाने के लिए, पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए। 2 काम दिए गए हैं इसके अंदर मेनली, पशुओं को शिकार से बचाने के लिए, पौधों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़े से मैंने इंपॉर्टेंट अधिनियम यहाँ पर आगे भी आपके कुछ लिखे हुए हैं। भारत सरकार द्वारा पारित महत्वपूर्ण पर्यावरण और जैव विविधता से रिलेटेड अधिनियम है ये, बहुत ज़रूरी है, कभी पूछ लिए जाए तो आप ध्यान रखिएगा इन्हें। पहला है जैव विविधता अधिनियम जो 2002 में पास हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पास हुआ। इन्वायरमेंट का सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड सब कुछ। वायु यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, किससे रिलेटेड, वायु से। कब पास हुआ, 1981। क्या है, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, आप कैसे आप चीज़ों से बच सकते हो। अगला है वन संरक्षण अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1980, यानी वनों का संरक्षण आपसे पूछा गया है। मतलब कि इसके अंदर क्या रहता है, वन संरक्षित किए गए हैं। उसके भी 3 प्रकार है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये अधिनियम 1980, और जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण जो है वो 1974 का अधिनियम है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ अधिनियम है, आप इसे रिवाइंड करके आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बिना रोक टोक के, हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए। अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, पिछले पेपर से रिलेटेड हैं, ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के ले आई हूँ, क्योंकि देखो 7-8 नंबर है, उसके अलावा पैडागोजी होती है आपका, आप जो उससे आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको करके अगर आप अच्छे से रिवाइज कर ले, समझ ले, तो 7-8 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाते। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पर, एक उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। देखो कितना अनकॉमन सा पूछा, मतलब कि कॉमन नहीं है राजा जी। अब अनकॉमन मतलब कि देखिए ऐसा है कि कॉमन नहीं है, मतलब कि कॉमनली क्या, गिर कहाँ है आपका, गिर राष्ट्रीय जंगल कहाँ है, काजीरंगा कहाँ है, ये सब नहीं पूछा है, कुछ अलग ही पूछा है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भाई ये, तो ये यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड यहाँ पे मेरा मतलब है। तो राजा जी के बारे में मैं इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में 9 पर्वतमालाएं हैं। कितनी पर्वतमालाएं हैं बच्चों, 9 पर्वतमालाएं हैं। कितनी, 9 पर्वतमालाएं। कहाँ पर, राजा जी में। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। एरिया कितना है इसका, 820.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पहला टाइगर रिजर्व जो बना था, ये भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वो जिम कार्बेट है। पहला टाइगर रिजर्व जहाँ किया गया वो जिम कार्बेट है।
ठीक है, टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया था। 1706 टाइगर हमारे देश में अभी भी रिजर्व हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजाजी पार्क का पुराना नाम मोतीचूर वन्य जीव विहार था। कौन सा नाम था? मोतीचूर वन्य जीव विहार था, पूछ लिया जाए कभी तो। और यह पार्क एशियाई हाथी का घर भी है। कभी आपसे पूछ लिया जाए भाई एशियाई हाथी का घर कौन सा है, तो एशियाई हाथी का घर जो है वो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रह चुका है। कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान है भाई हमारे यहाँ। ठीक है, मैंने कुछ नेशनल पार्क भी बता दिए हैं यहाँ पे। आप एक बार नेशनल पार्क की सबकी लिस्ट आप निकाल के ऑनलाइन या यूट्यूब से या गूगल से आप निकाल के ज़रूर पढ़ लें कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा असम में है, मानस राष्ट्रीय पार्क असम में है, रणथंबोर, सरिस्का, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, ये तीनों राजस्थान में है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है भाई? सतपुड़ा कहाँ है, मांडला कहाँ है, पन्ना कहाँ है, तो ये चारों के चारों मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। सुल्तानपुर और केलेश्वर कहाँ पर है भाई? तो वो हरियाणा में पड़ेगा आपका। बेतला और हजारीबाग जो है वो झारखंड में पड़ेंगे। ये सब जो मैंने लिस्ट बताई है ये आपके राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट है। बाकी आप गूगल और अपने यूट्यूब से भी निकाल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा अनवनीकरणीय ऊर्जा का रूप है? ठीक है, गैर पारंपरिक सीमित भी कहते हैं इसे। कौन सा आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? गैर पारंपरिक भी कहा जाता है। अनवीकरणीय ऊर्जा वो होती हैं जो नॉन रिन्यूएबल होती हैं, दोबारा इन्हें नहीं बनाया जा सकता। जैसे गोबर गैस वगैरह हम दोबारा निर्माण कर सकते हैं, पर देखो दो प्रकार की ऊर्जा होती है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कई बार पढ़ा होगा बचपन में भी, और जो ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं उन्हें तो पता है ये क्या है। बाकी अनवीकरणीय कह दें, गैर पारंपरिक कह दें, सीमित ऊर्जा कह दें, तो घबराना नहीं है, इंग्लिश में नाम पढ़ लेना, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो कौन सा इनमें से अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, तो इसमें से अनवीकरणीय आपको देखना है, कोयला, पेट्रोल, डीजल सब खत्म हो जाएंगे, तो ये किसके हैं? ये सब आपके प्राकृतिक गैस के उदाहरण हैं ये। ठीक है, प्राकृतिक ऊर्जा, तो इसमें से इसका उदाहरण प्राकृतिक गैस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह से रिलेटेड आपके बनाए थे, आप रिवाइंड करके सारा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस पेपर्स पे। ठीक है, ये आपके प्रीवियस पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, पिछले कई सालों में ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो सीटेट ईवीएस पेपर 1 है ज्ञानदीप एजुकेशन एकेडमी से। मैंने ये क्वेश्चन कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे मैं रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन आया हुआ है 2022 के पेपर में, सबसे ठंडा मरुस्थल दुनिया का कौन सा है? बड़ा इजी है, बच्चों ने पढ़ा होगा तो सही है। देखो थार है, तो थार हो नहीं सकता क्योंकि ये भारत का है। लद्दाख ये भी भारत में है। कच्छ का रण, ठीक है, कच्छ का जो रण का हिस्सा है वो, और ग्रीनलैंड। तो इनमें से कौन सा है जो सबसे ठंडा मरुस्थल है? डिजर्ट क्या है? मरुस्थल क्या है तो पता ही होगा, जहाँ पे बारिश वगैरह बहुत कम होती हैं और जीव जंतु या पेड़ पौधे उसके हिसाब से होते हैं जो पानी कम पी पाए, है ना, तो मरुस्थल होते हैं। तो इसमें से जो सबसे ठंडा दुनिया का मरुस्थल है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, भारत के सबसे ठंडे मरुस्थल की बात करें तो लद्दाख होता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। ठीक है, कभी पूछ लो भाई बारिश कहाँ नहीं होती, कौन सा है, तो वो लद्दाख है, और ये भारत का सबसे ठंडा है। दुनिया का सबसे ठंडा ग्रीनलैंड, भारत का सबसे ठंडा लद्दाख। दुनिया का सबसे गर्म थैट वैली है, और सबसे बड़ा सहारा है। यानी दुनिया का सबसे बड़ा की बात कर रही हूँ मैं। दुनिया का सबसे गर्म हो जाए तो हो गया, सबसे ठंडा हो गया ग्रीनलैंड, सबसे गर्म हो गया थैट वैली, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा, और दुनिया का सबसे छोटा क्रिस क्रॉस मरुस्थल होता है। सहारा सबसे बड़ा, सबसे छोटा क्रिस क्रॉस। भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा थार है। यानी ये तीनों भारत से रिलेटेड है, और ये है जो जहाँ पे पूरी दुनिया की बात की जा रही है। ठीक है, अगला है जलीय। ये सब सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं, चेक कर सकते हैं आप। जलीय जीवन किसके द्वारा क्षतिग्रस्त होता है? जलीय जीवन, जल जीवन जो होता है, जल में रहने वाले जो प्राणी है, किसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मीय प्रदूषण, या सारे ऑप्शन है? देखो ध्वनि प्रदूषण से उतना नहीं होगा। वायु आपका कह सकते हो इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है, डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाता है, वायु आपको पहुंचाता है पर इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली नुकसान पहुंचाता है ऊष्मीय प्रदूषण, जिसे हम थर्मल पोल्यूशन भी कहते हैं। ये एक्वेटिक सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जलीय जीवन को पूरी तरह से खराब कर देता है ऊष्मीय प्रदूषण। ठीक है, तो कभी पूछा जाए एक्वेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है, कौन क्षतिग्रस्त कर रहा है, तो वो ऊष्मीय प्रदूषण है। डैश के मामले में, अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है। ये बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन है, पहली बार जब मैंने देखा मुझे भी अजीब लगा। मैंने कहा ये क्या है संख्या और पिरामिड। तो ये जिन्होंने पिरामिड वाले क्वेश्चन, क्योंकि मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया,
आप इसको देख सकते हैं। तो इस डायग्राम को जिसने अच्छे से समझा होगा ईवीएस में इस तरीके का पिरामिड ऑफ नंबर होता है, इस तरीके से सीधा दर्शाया जाता है और उल्टा। तो ये आपसे उल्टे से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि डैश के मामले में संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है, किस मामले में पिरामिड जो है उल्टा दिखाते हैं ईवीएस में। ठीक है, ये इकोसिस्टम में आता है, ये सारा उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, खाद्य श्रृंखला, ये इकोसिस्टम है आपका। तो आंसर मैंने लिखा है सिर्फ परजीवी खाद्य श्रृंखला। अगर आप ट्री की बात करें, पेड़ों की संख्या कहीं कहीं पर आ जाता है पेड़ों की संख्या, कहीं कहीं आ जाता है परजीवी खाद्य श्रृंखला। दोनों ही एक बराबर है, दोनों में से कोई उत्तर आ जाए तो आपको दोनों में से कोई भी टिक लगा देना है। परजीवी खाद्य श्रृंखला मेन है इसका। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पवन फार्म, विंड फार्म कहाँ पर है? सबसे बड़ा विंड फार्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में है। जो तमिलनाडु का मुप्पंडल विंड फार्म, कहाँ पर है? तमिलनाडु का मुप्पंडल विंड फार्म। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्बल रक्ताल्पता को ठीक कैसे किया जाता है? नाम ही हिंदी में बच्चे पढ़ के इतने कंफ्यूज जाते हैं, भैया ये क्या भारी भरकम सा नाम दिया है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में इसे परनीशियस एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया से तो याद आ गया होगा कि खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो निर्बल वाला जो है परनीशियस, देखो बहुत सारे टाइप के एनीमिया होते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, कई प्रकार के होते हैं, एफडी होता है, माइक्रोसाइटिक होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जेनेटिक की बात करें तो थैलीसीमिया भी एक प्रकार का आपका एनीमिया है, थैलीसीमिया। वो अगर आपसे पूछे जेनेटिक तो वो थैलीसीमिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ परनीशियस यानी निर्बल रक्ताल्पता के बारे में, रक्त की कमी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका आंसर होगा विटामिन B12। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा जा चुका है। क्या आंसर होगा इसका? विटामिन B12। ठीक है बच्चों, तो ये 3, 4, 5 जो जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे सारे आपके रिलेटेड है, पिछले पेपर से रिलेटेड है। आप इसको रिवाइज करके देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। नहीं समझ आया तो आई होप समझ आया हो, नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि मैं कहाँ पर क्या आपको और कौन सी चीज़ें समझा सकती हूँ। और धन्यवाद बहुत आपका कि आप मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लाइक्स आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। सो आप और भी कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं किस सब्जेक्ट पर आपके लिए वीडियो और बना सकती हूँ। शुरुआत है, हो सकता है थोड़ी मिस्टेक मुझसे भी हो, अभी मैं न्यू हूँ यूट्यूब पर। आई होप आप इस छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करेंगे और थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। आई होप मैं आपके लिए और बेहतर वीडियोज़ ला पाऊँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।